गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, कहां तक क्वेश्चंस हो गए थे हमारे? आप लोगों को जो क्वेश्चंस करने को दिए थे कंप्लीट होंगे? जो मुझे उम्मीद आपसे कम ही है, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूं। बेटा मेरा उसमें कोई नुकसान नहीं है, मैं तो यहीं रहूंगा। तुम भी पता चलता है तुम भी यहीं रह जाओगे, तुम भी यहीं रह जाओगे। चलिए, क्वेश्चन कहां तक हो गए थे गाइस? कहां तक डिस्कस हो गए थे? अच्छा, एक करेक्शन। कल थोड़ा सा फ्लो में जाते 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 आपने एक चीज बोली थी, एक पॉइंट बोला था, और मैंने भी फ्लो में उसको हाँ करके आगे निकल गया था। एक करेक्शन, एक एक आया था आइटम हमारे पास यहाँ पे, जो मैं खुद वापस ही अपने लेक्चर को देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये क्या कर दिया हमने। तो फ्लो में हम चले गए। ये था डिस्काउंट ऑन परचेज, था ना? डिस्काउंट ऑन परचेज कहां जाएगा? नहीं सर, पी एंडल में। ये फ्लो में निकल गए हम और उसे ट्रेडिंग में बोल गए। कैरिज ऑन परचेज एक मतलब स्ट्राइक कर गया कि फ्रेट ऑन परचेज है, या कैरिज ऑन परचेज वाली लैंग्वेज स्ट्राइक कर गई और हम बोल के निकल गए कि ये ट्रेडिंग में आएगा। डिस्काउंट ऑन परचेज का मतलब होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट रिसीव्ड पी एंड एल का आइटम है, ट्रेडिंग का नहीं। ठीक है, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा। अच्छा है, मैं अपना खुद का ही लेक्चर वापस देख लेता हूं तो पता चल गया कि गलती हुई है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, गुड, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था ना ये तो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कोई नया पॉइंट होगा तो बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में एक बार रीड करके देख लो गाइस। ट्रायल बैलेंस में कोई पॉइंट है ऐसा, कोई अकाउंट है ऐसा जो आपको लगता है कि उस पर डिस्कशन चाहिए? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा ट्रायल बैलेंस में कोई भी ऐसा अकाउंट है जो नया है। सारे अकाउंट्स कौन सा कहां जाएगा वो सब बहुत क्लियरली पता है सभी को। ठीक है कुछ ट्रायल बैलेंस में नया? नो? ओके, देन एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट नंबर 1, included amongst the debtor is 3000 due from Ram, and included amongst the creditor 1000 due to him। क्या है ये सर? डेटर और क्रेडिटर दोनों में 1000 रुपीज कॉमन है, तो 1000 रुपीज डेटर से भी माइनस हो जाएगा और 1000 रुपीज क्रेडिटर से भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद प्रोविजन डाउटफुल डेट का बनेगा, और उसके बाद प्रोविजन डिस्काउंट का बनेगा। ठीक है, पॉइंट हम डील कर चुके हैं कई बार। फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन है। पर्सनल परचेज ऑफ हरी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। पर्सनल परचेज ऑफ हरी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। ड्रॉइंग्स है ये, ड्रॉइंग्स है ये, तो परचेज में से भी माइनस और कैपिटल से माइनस। क्या बेटा? ड्राइंग में माइनस तो, हाँ मैंने भी तो यही बोला। ओके, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन शेल बी प्रोवाइडेड फॉर द होल ईयर। तो बैंक लोन पे 14% इंटरेस्ट, बैंक लोन पे 14% इंटरेस्ट कितना हो गया? 2800। 2800, उसमें से 1100 ऑलरेडी। 1400 कैसे आएगा भाई? 2800 उसमें से 1100 ऑलरेडी यहां पे डेबिटेड है, तो 17 कितना 1700 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का एंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट,
A quarter of the amount of printing stationery is to be carried forward. A quarter of the printing and stationery is to be carried forward. प्रिंटिंग स्टेशनरी का क्वार्टर यानी 1/4 कैरी फॉरवर्ड करना है. प्रिंटिंग स्टेशनरी इसका 1/4 कैरी फॉरवर्ड करना है, मतलब प्रीपेड है. प्रीपेड है, कैरी फॉरवर्ड करना है का मतलब इसका 1/4 असेट्स में जाएगा और बाकी 3/4 यहीं P&L में आएगा. कैरी फॉरवर्ड यानी प्रीपेड किया है हमने. क्रेडिट परचेज इनवॉइस टू 400 had been omitted from the books. परचेज में प्लस और क्रेडिटर में प्लस. स्टॉक में तो इंक्लूड होगा ही ना, क्योंकि गुड्स परचेज किया तो गोडाउन में आ गया रहेगा. हाँ, क्रेडिटर में प्लस और परचेजेस में प्लस. फाइन, चलिए हो गया. इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था. 9th क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे एक बार पहले. फर्नीचर परचेज, डेटर, सैलरीज, वेजेस, रेंट, सेल रिटर्न, ऑल ओके. प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएट, प्रोविजन फॉर बैड डेट है. प्रोविजन फॉर बैड डेट है हमारे पास, तो वर्किंग नोट बन जाएगा. प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन है यहां पे हमारे पास. प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन है हमारे पास यहां पे 2000 रुपीज का. प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन क्या करना है? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का सर ये असेट में से माइनस होके शो किया जाएगा बैलेंस शीट के अंदर. लेकिन यदि हमें करंट ईयर में और डिप्रीशिएशन लगाना है तो उस करंट ईयर डिप्रीशिएशन को भी इसमें प्रोविजन में ऐड करेंगे. आइए देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन. ये रहा, ये रहा. सिर्फ एक पॉइंट है और पूरे क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं है. डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. डेप्रीशिएशन कॉस्ट पे लगाना है. फर्नीचर का कॉस्ट कितना? 20,000. कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इज 20,000. इस 20,000 का 10%, 2,000 का डेप्रीशिएशन. ये 2,000 का डेप्रीशिएशन कर देंगे P&L में डेबिट, और इस 2,000 के डेप्रीशिएशन को लाके प्रोविजन में कर देंगे ऐड. नाउ योर प्रोविजन विल बी ऑफ 4,000 रुपीज. बैलेंस शीट में फर्नीचर शो होगा 20,000 माइनस प्रोविजन ऑफ 4,000, 16,000 रुपीज का. अब इस पूरे एडजस्टमेंट को देख लीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए. कॉस्ट मेंशन नहीं होता तो भी अभी तो कॉस्ट पे लेते हैं. अभी यहां पे एक चेंज, ये समझ में आ गया ना? कॉस्ट पे कैलकुलेट किया, उस डेप्रीशिएशन को P&L में डेबिट कर दिया और प्रोविजन में प्लस कर दिया. प्रोविजन में प्लस करने के बाद बैलेंस शीट में फर्नीचर माइनस प्रोविजन. अभी सपोज इस क्वेश्चन में बोलता डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन WDV. डेप्रीशिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन WDV. तो क्या करते? तो हम डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कैसे करते? सर फर्नीचर का कॉस्ट कितना है? 20 माइनस उसका एग्जिस्टिंग प्रोविजन, तो 18,000 उस फर्नीचर की क्या आएगी? WDV. इस WDV पे हम 10% यानी
1800 का डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं। बाकी ये कैलकुलेशन और डेप्रीशिएशन का बात हो गया, बाकी ट्रीटमेंट सेम। ये 1800 रुपीज आएगा पी एंड एल के डेबिट में और प्रोविजन में ऐड हो जाएगा। तो नाउ योर प्रोविजन विल बी ऑफ 3800 रुपीज। पॉइंट क्लियर है ना सभी को? कोई डाउट हो तो बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। सेल्स दिया है, सीओजीएस दिया है, जीपी निकालना है। जीपी कितना आएगा? सेल्स माइनस सीओजीएस 23 लाख। जीपी को यहां ले आते हैं नीचे 23 लाख। बोलो, मुझे बोलो, बोलो बोलो। बेटा 1 मिनट, मैं इसीलिए बोल रहा हूं ना, डाउट लगे तो बोलो आप मेरे को। डेप्रीशिएशन चार्ज करने का एंट्री बोलो। सॉरी, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, और फिर डेप्रीशिएशन को पी एंड एल में ट्रांसफर करने का एंट्री बोलो। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन। तो इस एंट्री से डेप्रीशिएशन चला गया पी एंड एल के डेबिट में, और इस एंट्री से प्रोविजन में जाके ऐड हो गया। प्रोविजन का बैलेंस कौन सा होता है? प्रोविजन का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। और यहां प्रोविजन क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होगा या माइनस होगा? मशीन का वैल्यू डेप्रीशिएशन से कम नहीं कर रहे हैं ना, उस डेप्रीशिएशन को कहां एक्यूमुलेट कर रहे हैं? उस डेप्रीशिएशन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन के अकाउंट में। और जब हम मशीन को सेल आउट करेंगे, जब भी डिस्कार्ड करेंगे, तब एक साथ ये पूरा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन मशीन में से, कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा। तो एवरी ईयर वी आर चार्जिंग डेप्रीशिएशन, बट डेप्रीशिएशन एक्यूमुलेट हो रहा है किसमें? प्रोविजन के अकाउंट में। ये एक्यूमुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन है इसको। हाँ, आप इसे सेट ऑफ, ये प्रोविजन नहीं है, नाम प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन है। डेप्रीशिएशन दैट वी आर एक्यूमुलेटिंग इन अ सेपरेट अकाउंट, नॉट डिडक्टिंग फ्रॉम असेट एवरी ईयर। असेट शो कर रहे हैं हम कॉस्ट पे, और उसका डेप्रीशिएशन एक्यूमुलेट कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन के अकाउंट में। तो जब भी डेप्रीशिएशन चार्ज होगा, वो डेप्रीशिएशन पी एंड एल में डेबिट हो जाएगा, लेकिन असेट में से माइनस नहीं होगा। वो किस में एक्यूमुलेट हो जाएगा? प्रोविजन में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, और फिर पूरे प्रोविजन को हम असेट से डिडक्ट करके शो करेंगे। ठीक है? तो यहां सीओजीएस, सेल्स माइनस सीओजीएस, जीपी आया, जीपी नीचे लाए, अदर इनकम है, सेलिंग एक्सपेंसेस बोल रहा है 1% ऑफ सेल्स। तो सेल्स का 1% यानी 4 लाख 50,000, 45 लाख की सेल्स का 45,000, 45 लाख की सेल्स का 1% 45,000। अब एनपी निकल जाएगा। ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, पहले देखेंगे। नहीं ऐसे मेरे को याद थोड़ी है बेटा कौन से क्वेश्चन में क्या है, कितनी बारी पढ़ा ली, लेकिन वो याद नहीं होते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखने पता चलता है कि करने लायक है या डिस्कस करने लायक। हाँ, वैसे मुझे जैसे वो था 9 बोला ना, सीधा देखते कि करना है। देखिए क्या है इसमें। कैपिटल, ओपनिंग स्टॉक, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स,
ऑल आर असेट्स, ड्रॉइंग, परचेज, सेल्स, वेजेस, कोई भी नया पॉइंट नहीं है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर का मतलब डेटर्स ने आपको एडवांस पे किया है, तो ये लाइबिलिटी है हमारी, ठीक है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर के नाम से। स्टॉक 920। नाउ पॉइंट नंबर 2, सेल्स इंक्लूड 50,000 ऑन अप्रूवल बेसिस for which confirmation is still awaited. These goods were sold at 25% profit on cost. अब इसका एडजस्टमेंट बताइए, कौन बताने वाला है? मेरे टारगेट। यस, रेडी? बोलो बेटा। लाउडली। और सेल्स में से माइनस हो जाएगा और डेटर्स में से भी माइनस हो जाएगा। कितना कितना अमाउंट? 50,000 रुपीज। सेल वैल्यू सेल्स में से भी माइनस और डेटर्स में से भी माइनस, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक में प्लस हो जाएगा। कितना? कॉस्ट प्राइस। तो इसका कॉस्ट निकालेंगे। यहां पे है 25% ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट, मतलब 1/5 ऑन सेल्स। सेल्स का 1/5 हो गया 10,000। 10,000 माइनस किया तो कॉस्ट आ गया 40,000। ये 40,000 क्लोजिंग स्टॉक में प्लस हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट, परचेज मेड गुड्स, परचेज मेड बट गुड्स इन ट्रांजिट, परचेज मेड बट गुड्स इन ट्रांजिट टू द ट्यून ऑफ 30,000 rupees. No entry has been passed for these purchases in the books. Purchase made but the goods are in transit and no entry has been passed. बोलिए क्या ट्रीटमेंट होगा? Purchase made, goods in transit, no entry has been made. बोलो। परचेज में प्लस, ठीक है, क्रेडिटर में प्लस, गुड। स्टॉक में भी 30,000 प्लस। क्यों? क्योंकि अभी तक ये ट्रिपल कहां होती है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह आता है। ये गुड्स अभी तक गोडाउन में आई नहीं है, और गोडाउन में आई नहीं है, और हमने स्टॉक कैसे कैलकुलेट करके लाए हैं? गोडाउन से। स्पेसिफाई भी कर दिया इन्होंने, फिजिकल स्टॉक कैलकुलेटेड है। तो परचेज में प्लस, क्रेडिटर में प्लस, और क्लोजिंग स्टॉक में प्लस, अलग से शो करते हुए किस नाम से? गुड्स इन ट्रांजिट। अलग से शो करते हुए गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से। फाइन, ये एडजस्टमेंट क्लियर सभी को? नेक्स्ट, depreciation is okay, provision is okay, accrued wages, prepaid insurance, no issue, interest on investment accrued, manager is entitled to commission of 10% of net profit after charging commission। कर चुके हम ये पॉइंट भी। फाइनल नेट प्रॉफिट निकालेंगे और रेट अपॉन 100 एंड रेट 100 प्लस रेट से करेंगे 10/110। और कहां 2 जगह शो होगा? लाइबिलिटी और पी&एल के डेबिट में। लाइबिलिटी एंड पी&एल के डेबिट में। वेजेस अक्रूड, हाँ, एक्सपेंसेस के साथ यदि अक्रूड वर्ड लगाते हैं तो वो आउटस्टैंडिंग है।
और इनकम के साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड लगाते हैं तो वो अक्रूड है। तो बेसिकली आउटस्टैंडिंग एंड अक्रूड सिनोनिम्स हैं। अब वो अक्रूड वर्ड यूज करना नहीं चाहिए, लेकिन किया है तो वेजेज। अक्रूड का मतलब आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी at the end of the year is 3000. Stock of stationery at the end of the year is 3000. 3000 का स्टेशनरी का स्टॉक बचा हुआ है। नॉर्मली स्टेशनरी क्या कंसीडर होती है? एक्सपेंस। नॉर्मली स्टेशनरी कंसीडर होती है एक्सपेंस। 23,000 की स्टेशनरी एक्सपेंसेस थे, बट एक कंपेरेटिवली अच्छा अमाउंट ऑफ स्टेशनरी बच गया। 3000 का स्टेशनरी बचा हुआ है जिसे हम कंज्यूम करेंगे नेक्स्ट ईयर, तो उसे हम एक्सपेंस, करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं मानेंगे, उसे हम असेट ट्रीट करेंगे। तो यहां पे 3000 रुपीज माइनस होके पी एंड एल में कितना स्टेशनरी जाएगा? 20,000 का स्टेशनरी पी एंड एल में जाएगा और 3000 का स्टेशनरी असेट्स में जाएगा। 3000 का स्टेशनरी असेट्स में जाएगा। Goods worth rupees 60,000 have been distributed as free sample. No entry has been passed. परचेज में से माइनस और पी एंड एल के डेबिट में एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट या फ्री सैंपल। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, परचेज से माइनस एंड ड्रॉइंग्स में प्लस या कैपिटल से माइनस। There was a fire in Godown and goods valued 4 lakh have been estimated as lost. However, the insurance company issued a claim acceptance letter of 2,50,000 only. 4 lakh का goods डिस्ट्रॉय हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी ने 2,50,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया है। पहले तो goods destroyed by fire and insurance company acceptance, इस पे एक जर्नल एंट्री। goods destroyed by fire, loss by fire account debit, 2 purchases, 4 lakh। नाउ इंश्योरेंस कंपनी को हमने क्लेम प्रेजेंट किया और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया। कितना? 250। तो 250 का क्लेम एक्सेप्ट हो गया है। इंश्योरेंस कंपनी को बना लेंगे हम अपना डेटर और अपना लॉस जो हमने रिकॉर्ड किया उस लॉस को कर देंगे कम 2,50,000 रुपीज से। ₹2,50,000 से। तब इन दोनों एंट्री का फाइनल कंबाइंड एंट्री बनाते हैं। तो ये कंबाइंड एंट्री विल बी, एक्चुअली लॉस बाय फायर कितना हुआ हमारा? 150 हुआ और इंश्योरेंस कंपनी डेटर है हमारी 250 से। टू परचेज 4 लाख। फाइनल ट्रीटमेंट परचेजेस से 4 लाख माइनस पी एंड एल के डेबिट में लॉस बाय फायर 2,50,000 150 और इंश्योरेंस कंपनी असेट्स में 2,50,000 रुपीज। ठीक है, फाइन। तो इस क्वेश्चन के सारे एडजस्टमेंट्स भी डिस्कस हो गए। एक नया पॉइंट था लॉस बाय फायर का, बाकी सब सेम पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 12, Max and company employ a team of 9 workers who are paid 40,000 per month each in the year ending 31st December 2022. At the start of 23, company raised salary by 10%.
that is 44,000 per month. On 1st July 23, company hired 2 trainee at the salary of 21,000 per month. The workforce are paid salary on the first working day of every month, 1 month in arrear. मतलब इस लाइन का मतलब किसी भी मंथ का सैलरी नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डे को पे किया जाता है. तो जनवरी का सैलरी फर्स्ट फेब को जाएगा, फेब का सैलरी फर्स्ट मार्च को जाएगा, मार्च का सैलरी फर्स्ट अप्रैल को जाएगा. इसका मतलब एक महीने का सैलरी आउटस्टैंडिंग रहता है. एक महीने का सैलरी आउटस्टैंडिंग रहता है. So that the employee receive their salary for January on the next working day. ठीक है, ये हमने एनालाइज कर लिया. क्या चाहता है? Amount of salary would be charged to P&L for the year 31st December 23. 23 में कितनी सैलरी P&L पे चार्ज की जाएगी? 23 में कितना सैलरी P&L में चार्ज किया जाएगा? 23 में कितना सैलरी P&L में चार्ज किया जाएगा? P&L में तो पूरे 12 महीने का सैलरी चार्ज किया जाएगा अक्रूवल बेसिस. तो अमाउंट कैलकुलेट करते हैं. 9 एम्प्लॉय वर देयर, 40,000 पर मंथ वाज द सैलरी. कितना आ गया? कितना? अरे कैलकुलेटर चला लो यार. 43 लाख 43,20,000. Second, amount of salary actually paid during the year 23. अच्छा एक मिनट, हम 23 में, एक मिनट बेटा, हमारे 2 एम्प्लॉय और इंक्रीज हो गए हैं और सैलरी भी बढ़ा दिया है. 23 का बात कर रहे हैं हम, 23 का बात कर रहे हैं ना. तो 9 एम्प्लॉय 44,000 पर मंथ, 12 मंथ का सैलरी, और 2 नए ट्रेनी अपॉइंट हुए हैं एट द सैलरी ऑफ 21,000 पर मंथ फ्रॉम 1st जुलाई. तो उनका भी 6 मंथ का सैलरी. थर्टी फर्स्ट दिसंबर, ध्यान से पढ़ो, ईयर एंड दिसंबर है बेटा. अरे जुलाई में अपॉइंट हुए ना भाई. कितना हो गया टोटल सैलरी? अच्छा आज भी भूल गए क्या बेटा हम? क्या कैलकुलेटर? है लेकिन फिर भी हम मोबाइल से कर रहे हैं. $50,04,000, 50,04,000. नेक्स्ट पूछा है सैलरी एक्चुअली पेड. सैलरी एक्चुअली पेड, तो हमने इसमें लास्ट मंथ का सैलरी अभी तक पे नहीं किया होगा. तो लास्ट मंथ का सैलरी एक तो 9 एम्प्लॉयज का 44,000 और 2 ट्रेनीज का 21,000. ये हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी है. ये हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी है करंट ईयर का. ये हमने पे नहीं किया होगा. तो ये आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना हो गया?
4,38,000 ये आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर जो हमने पे नहीं किया होगा। लेकिन यदि हर मंथ हर साल एक महीने का आउटस्टैंडिंग रहता है तो इस साल की अप्रैल में हमने प्रीवियस ईयर मार्च का सैलरी पे किया होगा। प्रीवियस ईयर मार्च का सैलरी इस साल पे किया होगा। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 9 एम्प्लॉय वॉज देयर और उनका सैलरी था 40,000, 3,60,000। तो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर। दिस इज द टोटल नेट अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर। एक्चुअली सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर। सैलरी बनता कितना है वो निकाला, बनता है उसमें से एक महीने का पे नहीं किया वो हटा दिया, और पिछले साल का एक महीने का इस साल पे किया रहेगा तो वो हमने उसमें ऐड कर दिया। तो हमारा टोटल सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 49,26,000 रुपीज। क्या हुआ? जीटी मेमोरी से कर लो ना, मैं बता देता हूं, सीखो। उठाओ कैलकुलेटर, उठाओ, सिखा रहा हूं ना। कैलकुलेटर उठाइए। पहला कैलकुलेशन था 9 इंटू 44,000 इंटू 12। कर दो टाइप, 9 मल्टीप्लाई बाय 44,000 मल्टीप्लाई बाय 12। एम प्लस दबा दीजिए। एम प्लस स्टैंड फॉर मेमोरी में जाके ऐड हो रहा है। अब दूसरा फंक्शन, दूसरा टाइप करिए, 2 इंटू 21,000 इंटू 6। 2 इंटू 21,000 इंटू 6। एम प्लस दबा दीजिए। ये दोनों जाके मेमोरी में गए। अब उस मेमोरी को मुझे रिकॉल करना है। एम आर का बटन होगा, एम आर सी दबा दो, ये टोटल लग गई। ठीक है। अब अभी रुकना, कुछ मत, दूसरा कोई भी स्विच प्रेस मत करना। नेक्स्ट टाइप करो। नेक्स्ट क्या, 1 मंथ का सैलरी इसमें से हमें माइनस करना है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 44,000, 9 मल्टीप्लाई बाय 44,000। मेमोरी माइनस दबा दीजिए, एम माइनस। और एक और माइनस करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 21,000, ये भी एम माइनस कर दो। फिर इसमें प्लस करना है 9 मल्टीप्लाई बाय 40,000। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 40,000 करके उसे एम प्लस कर दो। अब एम आर वापिस दबा लो। जीटी देखो, जीटी के फंक्शन के साथ एक प्रॉब्लम है। जीटी है ग्रैंड टोटल। अब वो ग्रैंड टोटल क्या कर रहा होता है, कई बार कौन से फंक्शंस को वो टोटल में ले लेता है, वो कंफ्यूजन हो जाता है, वो सारे कैलकुलेशन को लेता है। तो इसलिए m प्लस एम माइनस इज द बेस्ट फंक्शन। आप कोई भी कैलकुलेशन, तो यहां पे सब कुछ आपका प्रॉपरली चला जाएगा। लेकिन यहां पे हमने पूरा कर लिया, एक साथ में हो जाएगा सारा काम। और भी है बहुत कुछ, बताऊंगा मैं। देखो 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 देखो, आपको आज कैलकुलेटर ट्रिक पे कुछ बात कर ले, 2 मिनट सुनिए 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 सुनिए। ये थोड़ा आपको मैथमेटिक्स में भी और सैट्स में भी काम में आने वाला है। सपोज एक कैलकुलेशन है आपके पास, 25 मल्टीप्लाई बाय 2100 मल्टीप्लाई बाय 39 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 2888। अब ये कैलकुलेशन करना है मेरे को। नॉर्मल हम क्या करते हैं, पहले हम ऊपर वाला मल्टीप्लाई करके लिखेंगे,
फिर नीचे वाला मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर वापस ऊपर वाला मल्टीप्लाई किया हुआ है उसको नीचे वाले से डिवाइड करके लिखेंगे। ठीक है, यही करने वाले हो। इसका करते हैं शॉर्टकट, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो। अच्छा पहले मेमोरी क्लियर कर लेना अपनी, ऊपर स्क्रीन पे एम नहीं दिखना चाहिए। नीचे वाला मल्टीप्लाई करो, मेमोरी प्लस में डाल दो, नीचे वाला मल्टीप्लाई करके मेमोरी प्लस में डाल दो, डाल दिया, गया। अब ऊपर वाला मल्टीप्लाई करो, कर लिया मल्टीप्लाई। अब समझना, आपकी स्क्रीन पे जो वैल्यू है ये न्यूमरेटर है, जिसको आपको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर, और वो डिनोमिनेटर कहां रखा हुआ है, तो डिवाइड, डिवाइड मेमोरी रिकॉल इक्वल, ये डिवाइड हो गया। ये डिवाइड हो गया क्योंकि जिस चीज से, जिस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना था वो मेमोरी में स्टोर है, जिस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना था वो मेमोरी में स्टोर है। अब कुछ भी नहीं, हाँ कर सकते हो ना। अब नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई करके मेमोरी में प्लस करके रख लिए पहले, फिर ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके लाए डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल। अच्छा अभी रिवर्स करते हैं। अच्छा इसको क्या करोगे, सबसे पहले 24 मल्टीप्लाई बाय 2 ट्रिपल एट एम प्लस, फिर 28 मल्टीप्लाई बाय 27 एम प्लस, ये दोनों जाके मेमोरी में प्लस हो गए। देन न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, हो गया डिवाइड। चेंज कर रहा हूं, अब इसे कैसे करेंगे, देन ऑब्वियसली पहले आपको न्यूमरेटर कैलकुलेट करना रहेगा, क्योंकि दो मल्टीप्लाई है और दोनों को ऐड भी करना है ना। अब ये देखो क्या करना है, क्लीन क्लीन करो मेमोरी, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो पहले, पहला वाला 25 इंटू 21 इंटू 39, कर लिया मेमोरी प्लस, फिर 28 इंटू 3, 28, अरे यार ये ले, अब कर, मैं बोल रहा हूं मल्टीप्लाई करो, 28 इंटू 3, 28 इंटू 3 किया मेमोरी प्लस। अब आपकी मेमोरी में क्या रखा हुआ है, न्यूमरेटर, याद रखना न्यूमरेटर रखा है हमने मेमोरी में। नाउ नीचे का मल्टीप्लाई करो, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 ट्रिपल एट, कर लिया, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 ट्रिपल एट कर लिया। आपकी स्क्रीन पे डिनोमिनेटर है और मेमोरी में न्यूमरेटर है। अब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर तो डिवाइड होगा नहीं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से तो डिवाइड करने, कोई बात नहीं, कर देते हैं, डिवाइड मेमोरी रिकॉल, डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल कर दो, कर दिया डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल। लेकिन सर ये तो उल्टा डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड इक्वल दबा दो, ये सीधा हो गया, ये सीधा हो गया। डिवाइड इक्वल इज रेसिप्रोकल, तो हमने उल्टा डिवाइड किया था, तो हमने डिवाइड इक्वल करके उसका रेसिप्रोकल कर दिया। ये बहुत काम में आने वाला है, ये मेमोरी फंक्शन को यूज करके बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन बिना लिखे कर सकते हो। लो एक और आ जाओ, ट्वेंटी एट रेस टू द पावर 6, 28 रेस टू द पावर 6 कैसे कैलकुलेट करोगे, 28 मल्टीप्लाई इक्वल, और इक्वल प्रेस करना है 5 टाइम्स, ये हो गया 28 की पावर 6। अभी तो पता है, ट्वेंटी एट रेस टू द पावर 1/6, ये मैं सिखाऊंगा जब मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ाऊंगा।
एक सिंपल लेता हूं ताकि आप लोगों को उसका आंसर वेरीफाई करने में इजी रहे। इसका आंसर पता है 3 है। 81 की पावर 1/4 का मतलब 3 है। 2 बार रूट करना है मतलब। अब यहां पे तो इजी है, तो 2 टाइम रूट प्रेस कर दो आंसर आ जाएगा। 81 2 बार रूट प्रेस कर दो आंसर आ जाएगा। 3 आ गया। लेकिन ये 1/4 नहीं 1/6 होता तो 1/5 होता तो क्या करते? तो इसको उसी तरह से सॉल्व करता हूं, देखते हैं 3 आता है क्या। 81 टाइप करो, 12 टाइम रूट कर दो। 12 बार रूट कर दिया, -1 -1 कर दो, कर दिया, डिवाइडेड बाय 4 हो गया। वापस +1 कर दो, कर लिया। अब मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। मल्टीप्लाई इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल 12 टाइम्स। थ्री आ गया। ये आ गया यदि आपके पास, यदि ये आ गया कैलकुलेशन में, कैसे सॉल्व करोगे? ये सॉल्व होता है लॉग से। इसको x लेते हैं, log x। ये कैसे होगा? log x इज इक्वल टू 1/10 log 28, फिर log 28 का वैल्यू, फिर उसका वापिस एंटी लॉग। उसका शॉर्टकट बता रहा हूं। क्या हुआ? पहले तो करना है, पहले तो करना है रूट 12 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाय n +1 मल्टीप्लाई इक्वल 12 टाइम्स n पावर जो भी है, 12 टाइम फिक्स। और ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो इस 12 टाइम को और बढ़ा दें, लेकिन 12 टाइम से एक्यूरेट आंसर आ ही जाएगा। तो नीचे भी, हाँ वो उतना ही जाएगा, तो उतना एक्यूरेसी आता है। लेकिन हमको 12 टाइम्स में ये वेरीफाई किया हुआ है, नहीं 3 आ रहा है ना आपका, तो हम मतलब नहीं है ना। 12 टाइम से 9 से भी कर सकते हो, 9 टाइम भी कर सकते हो, 9 टाइम में थोड़ा एक्यूरेसी कम रहता है, इसलिए 12 टाइम्स। अब किसी का भी nth रूट निकाल सकते हो आप। ठीक है, चलो अभी हम अकाउंट्स के बीच में मैथ्स में चले गए। किसका? n पावर 10। अरे जो बोला बस उतना करो ना यार। मल्टीप्लाई इक्वल, चले आइए आगे चलते हैं, आज के लिए काफी है। क्वेश्चन, अरे मैं लिखवाऊंगा पूरा। ऐसे बहुत सारे हैं, बताऊंगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ेंगे तो ट्रिक्स चाहिए हमें सारी, शॉर्ट ट्रिक के बिना वो चैप्टर हो ही नहीं सकता। चलें, क्वेश्चन नंबर 13। आइए आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे फटाफट। डेसिमल के बाद कितनी पावर कितनी डिजिट चाहिए? राउंडिंग ऑफ कितनी डिजिट पे करना है?
वो काम का नहीं है अपने, इसलिए हमको बताया कैलकुलेटर में बेस्ट कैलकुलेटर यही है। आंसर तो कह रहे हैं 10 डिजिट, उनको 10 डिजिट चाहिए ना, उनके लॉ की वैल्यू नहीं आ रही उससे। बेस्ट कैलकुलेटर मेरे हिसाब से तो ये है। Yes, question number 13. Karuna decided to start business of fashion garment under the name of Messrs. Designer Wear on 1st April. She had a saving of about 10 lakh rupees. She invested 3 lakh out of her saving and borrowed equal amount from the bank. She purchased a commercial space for 5 lakh rupees and further spent 1 lakh on its renovation to make it ready for business. 3 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया उसने कैपिटल, 3 लाख रुपीज बोरो किया है, 5 लाख रुपीज में कमर्शियल स्पेस खरीदा है और 1 लाख रुपीज उसके रेनोवेशन पे यानी बिल्डिंग हो गया 6 लाख रुपीज का. लोन एंड इंटरेस्ट रीपेड बाय हर इन द फर्स्ट ईयर एज फॉलोज. फर्स्ट ईयर में उसने लोन और इंटरेस्ट रीपे किया है कितना कितना, तो प्रिंसिपल 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 4 प्रिंसिपल, टोटल कितना प्रिंसिपल रीपे हो गया 60, और उन 4 प्रिंसिपल के साथ 4 इंटरेस्ट रीपे हो गए, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया ऐड कर लो. कितना 33,300 का इंटरेस्ट हो गया. आगे आते हैं. इन व्यू ऑफ फर्दर कैपिटल रिक्वायरमेंट she transferred 2 lakh rupees from her saving bank account to the bank account of business. Additional capital. She paid security deposit of 7,000 for telephone connection. Security deposit of 7,000 for telephone connection. Asset 7,000 rupees, क्योंकि आपको वापस मिलेगा जब आप टेलीफोन कनेक्शन सरेंडर करेंगे. Furniture of 10,000 was purchased. All payment were made by check and all receipts in cash were deposited in the bank. At the end of the year, her business shows the following results. Total sales, total purchase. Okay, leave this question. Incomplete records, single entry system, उस चैप्टर के बात करेंगे इस क्वेश्चन को. इसमें हमें कैश अकाउंट बनाना है, इसमें हमें बैंक अकाउंट बनाना है और कैश और बैंक अकाउंट से उनका बैलेंसेस कैलकुलेट करना है और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा, ओनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा, ये सारी चीज़ें होंगी. तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम से कंप्लीट अकाउंटिंग कन्वर्जन वाला मेथड है, तो ये हम सिंगल एंट्री के साथ करेंगे. लास्ट, PQR Limited profit and loss account for the year ended includes the following information: liability for income tax, retained profit, proposed dividend, increase in provision for doubtful debt, bad debt written off. State which one of item above is transferred to provision, transferred to reserve, neither related to provision nor reserve. Liability for income tax, provision. Retained profit, reserve. Proposed dividend, sort of provision. Proposed dividend का मतलब होता है आउट ऑफ द प्रॉफिट आप कितना डिविडेंड पे करना चाह रहे हो उसका प्रोविजन बनाया. इट्स जस्ट प्रपोजल ओनली, विल बी फाइनलाइज्ड बाय
बोर्ड ऑफ शेयर होल्डर्स इन एजीएम। तो ये प्रपोजल है। बट यदि बात करें करंट कंपनीज एक्ट के प्रोविजन की तो उसके अकॉर्डिंग ये ना प्रोविजन है ना ही रिजर्व है, क्योंकि अब प्रपोज डिविडेंड को हम अकाउंट फॉर नहीं करते, उसे सिर्फ हम डिस्क्लोजर में देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ना किसी में भी नहीं आएगा। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अभी हाँ नीदर में, क्योंकि करंट प्रोविजंस को लेके चलेंगे, नीदर में करेंगे। इंक्रीज इन प्रोविजन, इंक्रीज इन प्रोविजन, प्रोविजन बैड डेट रिटर्न ऑफ, नीदर, किसी में भी नहीं आएगा। प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या होता है बेटा? ईयर एंड पे प्रॉफिट देखने के बाद या प्रॉफिट के टाइम पे कंपनी के डायरेक्टर शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका प्रपोजल लेके आते हैं कि हम आउट ऑफ द प्रॉफिट इतना अमाउंट डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन इट इज नॉट फाइनलाइज्ड। ये फाइनलाइज कब होगा? ये प्रपोजल रखा जाएगा एजीएम में, और फिर शेयर होल्डर की मीटिंग में, एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर उसे अप्रूव करेंगे, और उनके अप्रूवल के बाद वो डिविडेंड पे किया जाता है। मीटिंग कब होगी? ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद, नेक्स्ट ईयर। तो तब तक क्या हम इसको प्रोविजन की तरह लेके चलें कि सर हम प्रॉफिट में से इतना अमाउंट अलग रख लेते हैं डिविडेंड के लिए? नहीं, नाउ नॉट अलाउड। आप प्रपोज कर रहे हो, फाइन, आपका प्रपोजल रहेगा, आप उस प्रपोजल को डिस्क्लोजर में डाल दो, नेक्स्ट ईयर मीटिंग में जाएगा, फाइनल होगा, जितना फाइनल होगा उतना अमाउंट आप पी&एल से निकालोगे और डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो वो पी&एल अप्रोप्रिएशन का पार्ट बन जाएगा। इसीलिए प्रपोज डिविडेंड हमने पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, ध्यान है, लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड हम करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेके आते हैं। ओके, देखिए इधर, $15 का एक क्वेश्चन आया था अभी लास्ट टाइम में हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट बनाना है। पहले ट्रायल बैलेंस चेक कर लीजिए, हम सेम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। कैपिटल, स्टॉक, कैश, बैंक, इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट्स, ड्रॉइंग, परचेज, सेल, रिटर्न्स, कैरेज, बैंक लोन, फर्नीचर, फर्नीचर 1 अप्रैल 23, और ट्रायल बैलेंस कौन सी डेट का है? 31 मार्च 24। इसका मतलब फर्नीचर का क्या दिया है आपको? ओपनिंग बैलेंस। इंटरेस्ट रिसीट पेड, बाकी सारे एक्सपेंसेस ओके हैं, ठीक है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन, द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च, दिस इंक्लूड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, नो एंट्री हैज बीन पास्ड। किया था हमने सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस, डेटर्स में से माइनस, परचेज इंक्लूड, अरे तो सेम क्वेश्चन है भाई, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। ये 15 मार्क्स में था हमारे पास अभी इस अटेम्प्ट के अंदर। ये सिंगल एंट्री पे 5 मार्क्स का, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का। हाँ, 15 नंबर का वो, 5 नंबर का ये, 20 मार्क्स का होता है। हाँ, देखो एक और देख लो, उससे पहले अटेम्प्ट पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, देखिए। ये से जस्ट पहले वाले अटेम्प्ट में प्रूव एडजस्टमेंट्स देख लो, बाकी कुछ भी नहीं है। ये भी हम कर चुके हैं, कल ही किया हमने ये क्वेश्चन। ये 10 मार्क्स में आया था लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में। तो हमारे पास ये कॉन्फिडेंस है इस चीज़ का कि इस चैप्टर से क्वेश्चन हमें मिलना है 10 to 15 मार्क्स का, और वो कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है।
चैप्टर खत्म, बाय, थैंक यू।